हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गजेंद्र राजपूत और मैं एम्स न्यू दिल्ली में अभी वर्किंग हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ एसिड बेस पे, जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट होगा इसका। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन के बाद हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। एसिड बेस से रिलेटेड 2-3 वीडियोज़ और मैं लेके आऊँगा, जिसमें कुछ फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू एसिड बेस, डिफरेंट डिजीज़ कंडीशंस के साथ। उसके बाद रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, फिर एबीजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन साउंडर्स के, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एबीजी से रिलेटेड, वो सारे हम कवर करेंगे। तो ये वीडियो आप पूरा देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बहुत कोशिश की है, तो इसको पूरा देखिए और फिर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। लाइक शेयर आप कर देना। शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एसिड क्या होता है। तो एसिड जो है, एसिड का टेस्ट जो है वो सोर टेस्ट होता है, और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ये आप सब लोगों को ऑलरेडी पता होगा। एसिड जो है वो H+ आयन है। H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, मतलब जितना ज़्यादा आपका H+ आयन होगा उस सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। जितना एसिड ज़्यादा होगा उसमें H+ आयन भी उतना ही ज़्यादा होगा। या फिर मैं ये कहूँ कि एसिड ही आपका H+ आयन है और H+ आयन ही आपका एसिड है। टू चेक दी H+ आयन कंसंट्रेशन pH इज चेकड, मतलब अगर H+ आयन का हमें कंसंट्रेशन चेक करना है तो हमें pH जो है वो चेक करना होता है। हम pH के बारे में भी देखेंगे कि pH क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेस, कि बेस क्या होता है। तो बेस का जो टेस्ट है वो बीटर टेस्ट होता है। ये भी आप सब लोगों को पता होगा कि बीटर टेस्ट होता है, और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। और बेस के कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं। बाइकार्बोनेट, OH, HPO4 2-, मतलब मोनोहाइड्रोजन फास्फेट। अब हम बात करते हैं pH के बारे में कि pH क्या होता है। तो pH के बारे में जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा pH स्केल का भी बता देता हूँ साथ ही में। pH स्केल होता है 0 से लेके 7 और 7 से लेके 14 तक। इस 7 से नीचे अगर किसी भी सोल्यूशन का pH आता है तो उसका मतलब ये है कि वो सोल्यूशन जो है वो एसिडिक नेचर का है। और अगर किसी सोल्यूशन का pH 7 से ऊपर होता है तो उसका मतलब ये है कि वो सोल्यूशन जो है वो एल्केलिन नेचर का है। ये बात यहाँ पे क्लियर कट आपको समझ लेनी है। अच्छा, 7 से नीचे एसिडिक है, 7 से ऊपर एल्केलिन है, तो 7 क्या है? 7 आपका न्यूट्रल है, मतलब यहाँ पे आपका न तो एसिड है न ही एल्केलिन है वो सोल्यूशन, वो आपका न्यूट्रल पोजीशन पे है, ठीक है। 7 से नीचे यानी कि 6.9 जो है वो आपका एसिडिक है या इससे नीचे वाले भी एसिडिक है, और 7 से ऊपर यानी कि 7.1 से ऊपर जो है वो सब कुछ आपका एल्कली नेचर का है। 7 जो है वो आपका न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, याद रखना, नॉर्मल नहीं बोला मैंने, न्यूट्रल बोला है। अब हम बात करते हैं पीएच की। तो हमारे ब्लड का जो नॉर्मल पीएच है वो होता है 7.35 से लेके 7.45 तक। अगर एक रेंज पूछे तो 7.40। 7.35 से 7.45 मैंने आपको पीएच स्केल में जो बताया था कि 7 से ऊपर आपका क्या होता है, एल्केलिन होता है, और ये तो 7.35 है, मतलब 7 से तो ऊपर ही है। तो मतलब हमारा ब्लड जो है, ह्यूमन ब्लड जो है वो स्लाइटली एल्केलिन नेचर का होता है। पीएच इंक्रीज देन एसिड इज डिक्रीज, मतलब पीएच जब भी इंक्रीज होगा हमारी बॉडी में, आप उसको छोड़ दी, मैं आपको शुरू से आसान भाषा में बता देता हूँ कि आपका एसिड जो है वो ही आपका H+ आयन है। मतलब आप एसिड बोलो, H+ आयन बोलो, बराबर है। तो जब एसिड आपकी बॉडी में बढ़ेगा इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन बढ़े हुए हैं। और जब आपकी बॉडी में एसिड कम होगा
तो उसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में हाइड्रोजन आयन कम है, ठीक है। और जब आपका एसिड बढ़ेगा तो आपका पीएच जो है वो डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज। एसिड जब बढ़ेगा तो पीएच आपका डिक्रीज होगा, मतलब एसिड बढ़ना मतलब कि हाइड्रोजन आयन भी बढ़ना। तो एसिड और हाइड्रोजन आयन जब आपका बढ़ेगा तो पीएच की वैल्यू आपकी कम होगी, और जिस टाइम पे आपका एसिड और H+ आयन डिक्रीज होगा, यानी कि ब्लड में डिक्रीज होगा, उस टाइम पे आपका पीएच जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है, परमानेंटली माइंड में बिठा लेना है, ठीक है। पीएच जो है वो स्लाइटली मतलब पीएच जो है हमारा पीएच, ब्लड का पीएच जो है वो स्लाइटली एल्कली नेचर का, ये मैंने आपको बता दिया। पीएच जो है वो नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन है, जो मैंने आपको अभी बताया कि एसिड अगर बॉडी में बढ़ेगा तो पीएच आपका कम होगा, और अगर आपका बॉडी में एसिड कम होगा तो पीएच आपका बढ़ जाएगा। ये नेगेटिव लॉग का मतलब यही है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन आयन के बारे में। तो हाइड्रोजन आयन आपके जो है वो दो तरीके के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, वॉलेटाइल हाइड्रोजन आयन और नॉन वॉलेटाइल हाइड्रोजन आयन। वॉलेटाइल हाइड्रोजन आपके कौन से हैं? एक ही नाम याद रखना है आपको, कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड, और वी कैन से CO2। क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये कार्बोनिक एसिड को रेगुलेट कौन करता है? लंग्स रेगुलेट करते हैं, और इसकी वजह से आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस हो सकता है। और ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3, ये आपका लंग्स में है, कन्वर्ट हो जाता है H2O प्लस CO2 में, और फिर ये CO2 जो है ये आपके लंग्स के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट हो जाती है, ठीक है। अब मैंने बोला कि कार्बोनिक एसिड को हम CO2 भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये H2O जो है, H2CO3 जो है वो लंग्स में आपका कन्वर्ट हो जाता है H2O में और CO2 में, और फिर ये CO2 आपके लंग्स से के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो H2CO3 का अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या है? CO2 है, जो कि आपके लंग्स के थ्रू बाहर हो रही है। तो इस वजह से हम H2CO3 को CO2 भी बोल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं। दूसरा, जब भी हम किसी भी पेशेंट का ABG का रिपोर्ट देखते हैं, ABG मतलब आर्टीरियल ब्लड गैस, जब भी हम किसी भी पेशेंट का ABG का रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें हम CO2 का वैल्यू चेक करते हैं, क्योंकि उसमें CO2 का वैल्यू ही आता है। कार्बोनिक एसिड H2CO3 का वैल्यू उसमें कभी दिया हुआ नहीं होता है। तो अगर हमें H2CO3 का वैल्यू देखना है, यानी कि H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड है उसका हमें लेवल चेक करना होता है, तो हम CO2 का ही लेवल चेक करते हैं और उसी से डिसाइड करते हैं कि इसका H2CO3 कार्बोनिक एसिड का लेवल इतना है। CO2 का लेवल ही कार्बोनिक एसिड का जो है वो आपका लेवल दिखाता है। तो आपको जो नॉर्मल बात याद रखनी है वो यही रखनी है कि कार्बोनिक एसिड ही आपका CO2 है, ठीक है। दूसरा मैंने उधर लिखा था कि इट में प्रोड्यूस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। वाई? सिर्फ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ही क्यों होगा? मेटाबॉलिक कंडीशन क्यों नहीं होगी? क्यों? क्योंकि CO2 को रेगुलेट आपके कौन करता है? लंग्स करते हैं, ठीक है। और लंग्स जो है वो किसका पार्ट है? आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। अगर कोई भी कंडीशन ऐसी जिसमें CO2 का लेवल कम हो रहा है या बढ़ रहा है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? वो आपका सिर्फ लंग्स की वजह से ही हो सकता है, और किसी कंडीशन की वजह से नहीं हो सकता है। इन एनी कंडीशन, अगर किसी में लंग्स का फंक्शन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपका CO2 का लेवल जो है वो बढ़ सकता है और कम हो सकता है। तो उसकी वजह से अगर कोई कंडीशन होगी तो वो रेस्पिरेटरी की तो होगी, है ना? आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करते हैं नॉन वोलेटाइल हाइड्रोजन आयंस की। तो नॉन वोलेटाइल हाइड्रोजन आयन कार्बोनिक एसिड, CO2 के अलावा जितने बाकी और एसिड आपको जो नाम याद आ रहे हैं वो सारे आपके नॉन वोलेटाइल हाइड्रोजन आयंस हैं। कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं, जैसे लैक्टिक एसिड है, HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, कीटोन बॉडी जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में होता है, यूरिक एसिड है, ठीक है, एसिडाइल सैलिसिलिक एसिड है, जो एस्प्रिन है। और ये सारे रेगुलेट किससे होते हैं? ये थ्रू द किडनी रेगुलेट होते हैं, ठीक है। और ये प्रोड्यूस कर सकते हैं आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ये जितने भी लैक्टिक एसिड है, HCl है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है,
यूरिक एसिड है, ये सारे जो है वो किससे रेगुलेट होते हैं? आपके किडनी से रेगुलेट होते हैं। और इनकी वजह से अगर कोई भी कंडीशन बनती है एसिड बेस की तो वो आपकी मेटाबॉलिक होती है। ठीक है, यही उसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं बॉडी बफर्स के बारे में कि बॉडी बफर्स क्या होता है। बॉडी बफर वो होते हैं, ऐसी कोई भी हमारी बॉडी में कंडीशन बने जिसमें एसिड बेस हमारा जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो गया है, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी कंपनसेट करती है ताकि जो इम्बैलेंस हुआ है उसको वापस बैलेंस कर सके। मतलब जो एसिड बेस में इम्बैलेंस का हमें कैसे पता चलेगा? पीएच के थ्रू पता चलेगा। हमारी बॉडी में पीएच जो है वो कम या ज़्यादा होगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि बॉडी में एसिड बेस जो है वो इम्बैलेंस हुआ है। तो उस कंडीशन को हमारी बॉडी जो है वो कैसे रेगुलेट करती है, कैसे कंपनसेट करती है, और उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होती रहती है, उसको हम बोलते हैं बॉडी बफर। ठीक है, तो कोई केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल्स या ऑर्गन दैट फंक्शन टू कीप द पीएच विद इन नॉर्मल रेंज इज नोन एज बॉडी बफर्स। कोई भी केमिकल रिएक्शन ऐसे अगर हमारी बॉडी में हो रही है, या केमिकल्स या कोई ऑर्गन्स हैं जो कि फंक्शन कर रहे हैं एसिड बेस इम्बैलेंस को वापस बैलेंस करने के लिए, उसको हम बोलते हैं बॉडी बफर्स। और ये बॉडी बफर्स दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी बॉडी बफर्स और सेकेंडरी बॉडी बफर्स। प्राइमरी बॉडी बफर्स में भी आपके चार हैं, हीमोग्लोबिन बफर्स, प्लाज्मा प्रोटीन बफर्स, कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनिक बफर और फास्फोरिक बफर। और सेकेंडरी जो बफर्स होते हैं आपके, वो आपके हमेशा डिपेंड करते हैं प्राइमरी बफर्स पे, और उसमें आपके आता है लंग्स और किडनी। देखो मैंने इधर क्या लिखा था, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल्स और ऑर्गन्स लंग्स, किडनी। और ये केमिकल रिएक्शंस, केमिकल्स हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा प्रोटीन, कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट, ये क्या है? ये सारे केमिकल्स ही तो है, और आपको रिएक्शंस भी उसमें देखने को मिलेगी जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं हीमोग्लोबिन बफर के बारे में कि हीमोग्लोबिन बफर क्या होता है। तो आपके सामने मैंने एक आरबीसी बनाई हुई है जिसमें मैंने लिखा है HCO3 और क्लोरीन। इसका मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन बफर तब काम करेगा जब उसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा? आपका क्लोरीन और आपका HCO3। HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट। ठीक है, कैसे काम करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि किसी पेशेंट का जो है, किसी पेशेंट में का आर्टीरियल ब्लड गैस सैंपल हमने लिया और उसमें हमने देखा कि उसको एसिडोसिस है। क्या है? एसिडोसिस है। एसिडोसिस है मतलब कि H+ आयन जो है वो क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। एसिडोसिस मतलब एसिडिक कंडीशन है, और एसिड क्या है? H+ आयन ही तो है। ठीक है, मतलब H+ आयन उसमें ज़्यादा होंगे। तो H+ आयन ज़्यादा है तो कम क्या है फिर? ये अगर ज़्यादा है हमारी बॉडी में तो उस टाइम पे कम क्या होगा हमारी बॉडी में? HCO3 का लेवल जो है वो कम होगा हमारी बॉडी में। तो इस टाइम पे आपका हीमोग्लोबिन बफर कैसे काम करेगा? ये है आपका एक आरबीसी। ठीक है, अब बॉडी के बाहर आपका ब्लड में HCO3 क्या है? कम है, तो इस सेल से या इस आरबीसी से HCO3 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, क्योंकि बाहर ब्लड में HCO3 की कमी है, तो सेल के अंदर से HCO3 बाहर आ जाएगा। और अब अगर अंदर से कुछ बाहर आया है तो बाहर से वापस अंदर, इसको बैलेंस करने के लिए बाहर से कोई अंदर भी तो जाएगा वापस। तो जो बाहर ब्लड में जो क्लोरीन रखा हुआ होगा वो आपका अंदर शिफ्ट हो जाएगा और आपका HCO3 जो है वो बाहर आ जाएगा। इस तरीके से ये कंपनसेट करेंगे, ये जो बढ़ा हुआ H+ आयन है उसको कंपनसेट करवाएंगे हम एक्स्ट्रा HCO3 देके। और ये अगर हीमोग्लोबिन बफर के थ्रू होगा तो वो कुछ इस तरह से होगा कि सेल के अंदर से आपका HCO3 बाहर आ जाएगा और बाहर पड़े ब्लड में क्लोरीन जो है वो इसके एवज में जो है वो सेल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। ये किस में होगा? जब एसिडोसिस की कंडीशन होगी। ये देखिए, इन केस ऑफ एसिडोसिस H+ increases and HCO3 decreases, so HCO3 out and chlorine in। मतलब क्या है इसका कि कोई एसिडोसिस की कंडीशन होगी तो H+ आयन जो है वो बढ़ जाएंगे ब्लड में और HCO3 जो है वो ब्लड में कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में HCO3 जो है वो आपका सेल के अंदर से बाहर आ जाएगा और आपका क्लोरीन जो है वो आपका ब्लड से सेल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा उसको कंपनसेट करने के लिए। ऐसे ही सेम अगर हम एल्केलोसिस की कंडीशन में देखें तो एल्केलोसिस की कंडीशन अगर होगी
तो उस टाइम पे क्या आपका H+ आयन जो है वो क्या है, बॉडी में ब्लड में क्या है, कम है। और अगर ये कम है तो बढ़ा हुआ क्या है, SiO3 आपका बढ़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में आपका हीमोग्लोबिन बफर कैसे काम करेगा, तो ये रही आपका हीमोग्लोबिन एक RBC, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि एल्कलोसिस की कंडीशन है। एल्कलोसिस की कंडीशन है मतलब कि आपका हाइड्रोजन आयन जो है वो बाहर कम है, तो SiO3 आयन आपका बाहर ज़्यादा है। तो ये जो बाहर SiO3 आयन ज़्यादा है, इसको उठा के हम सेल के अंदर भेज देंगे, ठीक है। यानी कि इधर फिर SiO3 कम हो जाएगा। और अब ये अगर बाहर से उठा के अंदर डाला है तो अंदर से भी तो कोई चीज़ वापस बाहर आएगी इसके एवज में, तो वो क्लोरीन जो पहले अंदर गया था वो वापस बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कंपनसेट हो जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ लिखा है कि इन केस ऑफ एल्कलोसिस HCO3 इंक्रीजेज, HCO3 जो है वो ब्लड में इंक्रीज हो गया है और हाइड्रोजन आयन जो है वो कम हो गया है। तो HCO3 जो है वो आपका ब्लड से सेल में शिफ्ट हो जाएगा और सेल के अंदर से आपका क्लोरीन जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये इधर मैंने H+ गलत लिख दिया, ये क्लोरीन बाहर आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बफर के बारे में कि प्लाज्मा प्रोटीन बफर जो है वो कैसे काम करता है। तो मैं आपको एक प्रोटीन बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये एक प्रोटीन है मान लीजिए, इसके साथ जुड़ा हुआ होता है एक हाइड्रोजन आयन, एक कैल्शियम और इधर एक और हाइड्रोजन आयन बाहर की तरफ। जैसे हमारी बॉडी में जिस तरह की नीड होती है उसके हिसाब से ये फंक्शन करता है एसिड बेस में। कैसे, जैसे मान लीजिए कि ब्लड में आपका H+ आयन जो है वो ज़्यादा है, मतलब एसिड ज़्यादा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये ब्लड में से आपका H+ आयन जो है वो निकल के यहाँ लग जाएगा इस कैल्शियम की जगह, और ये कैल्शियम जो है ये प्रोटीन से टूट के आपका आ जाएगा ब्लड में। सिमिलरली अगर हमारे ब्लड में H+ आयन जो है वो कम है, तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन आयन टूट के हमारे ब्लड में आ जाएगा, और जो ब्लड में कैल्शियम होगा वो यहाँ से टूट के ये हाइड्रोजन आयन जहाँ से आया है उसके प्लेस पे जाके बाइंड कर जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है वो ये प्रोटीन बफर काम करता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ इस कंडीशन में डाल के कि कौन सी कंडीशन में प्लाज्मा प्रोटीन बफर कैसे काम कर देगा। मान लीजिए कि पेशेंट को है एसिडोसिस। एसिडोसिस है मतलब कि H+ आयन जो है वो क्या है, ज़्यादा है, एसिड ज़्यादा है। तो ये आपका प्रोटीन है, यहाँ पे ये H+ आयन है, ये आपका कैल्शियम है, इधर आपका H+ आयन है और इधर आपका कैल्शियम है। अब H+ आयन है ज़्यादा आपके ब्लड में क्योंकि एसिडोसिस है, तो ये H+ आयन जो इधर ज़्यादा है ये यहाँ से निकल के आपका ये जो कैल्शियम है यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, और ये आपका कैल्शियम जो है ये आपका आके ब्लड में चला जाएगा। एक्स्ट्रा आपका जो हाइड्रोजन आयन था ब्लड में वो वहाँ से निकल के आपके प्रोटीन पे आके कनेक्ट हो गया जहाँ पे कैल्शियम कनेक्ट हुआ था पहले, और ये कैल्शियम यहाँ से निकल के ब्लड में चला जाएगा सेम हीमोग्लोबिन बफर की तरफ कि भाई उसके एवज में वहाँ से कुछ निकल के दूसरी जगह तो जाएगा ही। अब हाइड्रोजन आयन अगर ब्लड से निकल के आपका प्रोटीन पे आके बाइंड हुआ है तो प्रोटीन से भी कुछ चीज़ निकल के जो है वो वापस ब्लड में चली जाएगी। तो वहाँ पे क्लोरीन और आपका SiO3 वर्क कर रहा था, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आयन और आपका कैल्शियम वर्क करता है। तो एसिडोसिस की कंडीशन है, H+ आयन ज़्यादा है अगर ब्लड में, तो ये H+ आयन वहाँ से निकल के आपके प्रोटीन को बाइंड कर लेंगे और प्रोटीन से आपका कैल्शियम निकल के जो है वो ब्लड में चला जाएगा। ये होगा तब जब आपकी बॉडी में एसिडोसिस की कंडीशन होगी। ये लिखा मैंने यहाँ कि इन केस ऑफ एसिडोसिस H+ आयन जो है वो बाइंड हो जाएगा प्रोटीन के साथ, सो H+ आयन डिक्रीज इन ब्लड एंड pH बिकम नॉर्मल। सिमिलरली अगर पेशेंट के एल्कलोसिस की कंडीशन है, मतलब ब्लड में H+ जो है वो क्या है, डिक्रीज है, और उस कंडीशन में आपका जो है ये जो हाइड्रोजन आयन है ये यहाँ से टूट के आपका ब्लड में आ जाएगा, और ब्लड में जो रखा हुआ आपका
कैल्शियम है ये आपका इस हाइड्रोजन के जगह आके बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्लाज्मा प्रोटीन बफर वर्क करेगा इन केस ऑफ एसिडोसिस एंड इन केस ऑफ एल्कलोसिस। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें एल्कलोसिस होता है और जिसमें आपका प्लाज्मा प्रोटीन बफर काम करेगा। देखिए मैं आपको कैल्शियम के बारे में बता रहा हूँ ये कि एल्कलोसिस की कंडीशन है और उसमें आपका प्लाज्मा प्रोटीन अगर वर्क कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन ये जो आपका एक्स्ट्रा जो प्रोटीन से निकल के आपके ब्लड में गया है और उसकी जगह ब्लड में से आपका कैल्शियम निकल के यहाँ पे बाइंड हुआ है, तो ब्लड में तो कैल्शियम कम हो गया ना भाई। कैल्शियम की तो कोई गलती थी नहीं, वो तो जितना था उतना ही था। वो तो हमें कोई कंडीशन दी हुई नहीं है कि कैल्शियम ज़्यादा है कि कम है, क्योंकि एसिडोसिस कंडीशन या एल्कलोसिस की कंडीशन को ठीक करना है, उसकी वजह से कैल्शियम का पोजीशन प्लेस जो है वो चेंज हो गया है। अब अगर वो एल्कलोसिस की कंडीशन थी तो वो एल्कलोसिस की कंडीशन में कैल्शियम आपका ब्लड से निकल के आपका प्रोटीन पे बाइंड हो गया है, तो ब्लड में तो आपका कैल्शियम कम हो गया, मतलब हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन हो सकती है उस कंडीशन में। सिमिलरली अगर हम एसिडोसिस की कंडीशन में बात करें तो एसिडोसिस की कंडीशन में आपका क्या हो रहा है कि आपका जो हाइड्रोजन आयन है, ये देखिए एसिडोसिस की कंडीशन में क्या हो रहा है कि H+ आयन जो है वो प्रोटीन से आपका आके बाइंड कर रहा है, तो ब्लड में से निकल के आपका हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोटीन पे आपका बाइंड कर रहा है। तो जो प्रोटीन पे पहले से जो कैल्शियम लगा हुआ था वो कहाँ जाएगा, वो तो ब्लड में जाएगा। तो ब्लड में जाएगा तो पहले से उसमें कैल्शियम ब्लड में तो होंगे, जितना नॉर्मल लेवल चाहिए उतना तो हो गई, और ये प्रोटीन से टूट के भी ब्लड में आ गया, तो यहाँ पे हाइपर कैल्शियमिया की कंडीशन हो सकती है। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात हम करते हैं कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट बफर के बारे में। कार्बोनिक एसिड H2CO3 जो मैंने आपको CO2 के बारे में बताया था, और बाइकार्बोनेट आपका SCO3। कार्बोनिक एसिड जो है वो आपका वीक एसिड है और इसको रेगुलेट करते हैं लंग्स, मैंने आपको ऑलरेडी पीछे बताया था, और ये प्रोड्यूस कर सकता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, और कैसे करता है वो भी मैंने आपको वहीं पे बता दिया था। तो इन केस ऑफ एसिडोसिस आपका H+ आयन इंक्रीज है। ठीक है, तो ये H+ आयन जो है वो क्या करेगा, बाइंड कर लेगा आपका SCO3 के साथ और ये बना देगा H2CO3, और फिर ये H2CO3 जो है वो H2O + CO2 में आपका टूट जाएगा और ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा आपके थ्रू दी लंग्स। अब आप कहेंगे कि ये H3OC कहाँ से आया, ये H+ कहाँ से आया, ये कैसे H2CO3 बन गया, ये कैसे H2O + CO2 में कन्वर्ट हो गया। ये मैंने सब आपको पहले एक बार बताया, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि हमारे एसिडोसिस की कंडीशन में H+ आयन इंक्रीज हो गया है। ठीक है, मतलब H+ आयन तो बॉडी में इंक्रीज है, लेकिन SCO3 भी तो हो गई, तो ये बढ़ा हुआ H+ आयन आपके SCO3 से केमिकली रिएक्शन के थ्रू ये बाइंड हो जाएगा और आपका बन जाएगा H2CO3, यानी कि कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। बॉडी हमारी कंपनसेट कर रही है, ये बात आपको याद रखनी है। H2CO3 बन जाएगा, फिर ये H2CO3 जो है वो लंग्स के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2O और CO2 में। ये H2O तो बॉडी में यूज हो जाएगा और ये CO2 जो है वो आपका एक्सक्रीट आउट हो जाएगी लंग्स के थ्रू। मैंने आपको बताया था कि CO2 भी कार्बोनिक एसिड है। क्या है, एसिड है, और बॉडी से CO2 बाहर जा रही है, मतलब एसिड बाहर जा रहा है। तो जो एक्स्ट्रा CO2 हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो गई थी, या एसिड जो एक्यूमुलेट हो गया था, वो लंग्स के थ्रू जो है वो क्या हो रहा है, एक्सक्रीट आउट हो रहा है। तो लंग्स से CO2 को एक्सक्रीट आउट करने के लिए ये H+ आयन जो है वो यहाँ पे SCO3 से जुड़ा, H2CO3 बना, फिर ये लंग्स से तो है वो H2O और CO2 में टूटा और CO2 जो है वो एक्सक्रीट आउट हो गया। यही अगर एल्कलोसिस की कंडीशन हो तो कैसे वर्क करेगा, H+ आयन आपका डिक्रीज हो गया है, तो H+ आयन जो आपका अगर डिक्रीज हो गया है तो ये जो ऑलरेडी H2CO3 बना हुआ होगा हमारी बॉडी में, ये आपका H+ और SCO3 में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, और फिर ये SCO3 जो है वो थ्रू द किडनी इन यूरिन जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, और इस तरीके से हमारा एसिड बेस जो है वो बैलेंस बना रहेगा। तो ये था आपका कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट बफर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फास्फेट बफर के बारे में।
फास्फेट पर H2PO4 माइनस और HPO42 माइनस। ये H2PO4 जो वो है डाई हाइड्रोजन फास्फेट और जो HPO42 माइनस है वो है मोनो हाइड्रोजन फास्फेट। डाई हाइड्रोजन फास्फेट जो है वो वीक एसिड है और ये रेगुलेट होता है थ्रू द किडनी और इसकी वजह से आपकी कोई भी मेटाबॉलिक कंडीशन डेवलप हो सकती है। HPO42 माइनस जो है ये है मोनो हाइड्रोजन फास्फेट और ये आपका वीक एल्कलिन है। ये आपको डिफरेंस याद रखना ही है कि आपका मोनो हाइड्रोजन फास्फेट वीक एल्कलिन है जबकि आपका डाई हाइड्रोजन फास्फेट जो है वो वीक एसिड है। ऑल्दो ये दोनों जो है वो किडनी से रेगुलेट होते हैं और इन दोनों की वजह से आपका जो कंडीशन होगी वो मेटाबॉलिक की होगी, लेकिन एक आपका वीक एसिड है और दूसरा आपका एक वीक बेस है। तो अगर एसिडोसिस की कंडीशन होगी तो आपका रिजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए आपको बस इतना अगर याद होगा कि इनमें से एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है तो आपका सब सॉर्टेड है। अगर एसिड आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो किडनी आपका क्या करेगी, जो एक्स्ट्रा एसिड है उसको बाहर निकाल देगी। तो एसिड किस फॉर्म में है, H2PO4 यानी कि डाई हाइड्रोजन फास्फेट के रूप में है। तो ये डाई हाइड्रोजन आयन को एसिड को बाहर निकाल देगी और आपका एसिड बेस बैलेंस हो जाएगा। वही अगर एल्कलोसिस की कंडीशन है मतलब कि आपका बेस बढ़ा हुआ है और तो इन दोनों में से बेस कौन सा है, ये वाला आपका बेस है HPO42 माइनस, तो इसको बाहर कर देगी और आपकी कंडीशन ठीक हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका सेकेंडरी बफर्स के बारे में। तो सेकेंडरी बफर्स मैंने आपको बताया था कौन कौन से हैं, दो हैं, लंग्स और किडनी। लंग्स का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जो मैंने आपको बाइकार्बोनिक एसिड के बारे में बताया था, CO2 के बारे में, वही सब लिखा हुआ है कि ये वॉलेटाइल हाइड्रोजन आयन कार्बोनिक एसिड या CO2 के साथ डील करता है। लंग्स कन्वर्ट करते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3 को H2O और CO2 में। मैंने आपको 2 बार ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है H2CO3 जो है आपको टूट जाता है H2 और CO2 में और एक्सक्रीट होता है CO2 में, ये भी पहले मैंने बता दिया है। और अब यहाँ पे मैंने दो कंडीशन आपके वापस मैंने यहाँ पे आपके समराइज़ की हुई है कि इन केस ऑफ एसिडोसिस H+ आयन जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं लंग्स के थ्रू। कैसे इंक्रीज हो, लेकिन लंग्स के हम बार बार बोल रहे हैं कि लंग्स के थ्रू आपका CO2 बाहर निकल जाएगा, लंग्स के थ्रू आपका CO2 बाहर निकल जाएगा, लेकिन वो निकलेगा कैसे निकलेगा। लंग्स में जो है वो हमारा क्या करेगा, रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ जो है वो बढ़ा देगा और जो एक्स्ट्रा CO2 एक्यूमुलेट हुई है उसको बाहर कर देगा। सिमिलरली अगर एल्कलोसिस की कंडीशन है मतलब हमारी बॉडी में SCO3 बढ़ा हुआ है और एसिड कम है, तो हमारे लंग्स क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट और रेस्पिरेटरी डेप्थ को कम कर देंगे ताकि CO2 का लॉस ना हो और एसिड जो है वो हमारी बॉडी में बना रहे। ठीक है, उसी तरह से किडनी भी डील करती है। तो ये आपका वॉलेटाइल हाइड्रोजन का आयन के साथ लंग्स डील करते हैं, तो नॉन वॉलेटाइल हाइड्रोजन आयन के साथ आपका डील कौन करता है, किडनी करती है। तो डील्स विथ नॉन वॉलेटाइल एसिड, excrete 50 मिलिकुलेंट ऑफ नॉन वॉलेटाइल एसिड इन अ डे थ्रू यूरिन। यूरिन में 50 मिलिकुलेंट नॉन वॉलेटाइल एसिड जो है वो किडनी जो है वो रोज एक्सक्रीट आउट करती है। अगर एसिडोसिस की कंडीशन होगी तो सेम बात है, आपका ये एसिड जो है वो एक्स्ट्रा बाहर कर देगी। ठीक है, और अगर एल्कलोसिस की कंडीशन होगी तो एसिड जो है वो आपका रीअब्सॉर्ब कर लेगी, उसको बाहर नहीं जाने देगी। तो इन केस ऑफ एसिडोसिस नॉन वॉलेटाइल एसिड एक्सक्रीशन इंक्रीज इन यूरिन एंड इंक्रीज रिजॉर्प्शन ऑफ SO3 फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स। अगर एसिडोसिस की कंडीशन है तो आपका जो नॉन वॉलेटाइल एसिड जितने भी होंगे वो बॉडी में उनका एक्सक्रीशन बढ़ा देंगे और जो बेस है SO3 है उसका लेवल जो है वो बढ़ाने के लिए उसको रीअब्सॉर्ब करना शुरू कर देंगे रीनल ट्यूब्यूल्स से। सिमिलरली अगर एल्कलोसिस की कंडीशन है तो जो SO3 जो है एक्स्ट्रा उसको जो है वो रीनल ट्यूब्यूल से बाहर निकाल देगी किडनी और एसिड जितने भी होंगे उनको रीअब्सॉर्ब करने की कोशिश करेंगी। ठीक है, चलिए ये 2 क्वेश्चन है और ये आपको गेस करना है कि इसका आंसर क्या है। फर्स्ट है, वाइल असेसिंग ABG ऑफ द क्लाइंट द प्लाज्मा pH इज 7.3 द नेचर ऑफ pH इज। एक पेशेंट का ABG असेस कर रहे थे, उसमें pH जो है वो 7.3 आया, तो नेचर ऑफ pH आपको बताना है। ऑप्शन A एसिडिक है, ऑप्शन B ये एल्कलिन है, C न्यूट्रल है या D नॉर्मल है, कि भाई उसका नॉर्मल है pH। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, अ नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट ABG वैल्यूज एंड फाइंड pH इज 7.1 एंड CO2 इज 55 mmHg and SO3 is 22 मिलिकुलेंट पर लीटर। द नर्स नोज दैट द नेचर ऑफ पेशेंट pH इज इन। एक
नर्स हैं जो कि असेस करी है पेशेंट का एबीजी वैल्यू, और उन्होंने देखा कि उसका एबीजी वैल्यू में जो पीएच आया है वो 7.1 आया है, और CO2 जो है वो उसकी 55 mm ऑफ SG आई है, और SO3 का लेवल 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आया है। तो उसका जो है वो नेचर ऑफ पीएच कैसा है? ऑप्शन ए है एसिडिक, बी है एल्कलिन, सी है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, और डी है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको लिख लेने हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा एसिड बेस से रिलेटेड, उसमें मैं आपको इनके आंसर बताऊंगा कि इनके राइट आंसर क्या है। आप वैसे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं वीडियो के, तो वहाँ से भी मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि उनका सही है कि गलत है। बट उसका जो एक्सप्लेनेशन के साथ जो आंसर होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि इनका क्या है। तो ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो था एसिड बेस के बारे में। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं एसिड बेस के डिफरेंट कंडीशन से। बट इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए, और खुद भी सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है अब तक तो, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी कोशिश की है आप लोगों को समझाने की, और समझ में आ भी गया होगा आपको, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ये, उम्मीद करता हूँ मैं ये। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। एंड हाँ, अगर ये PPT जो मैंने बनाई है अगर ये आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इंस्टा का भी दे दूंगा। तो वहाँ इंस्टा पे भी आप फॉलो करिए, वहाँ पे भी मैं कुछ चीज़ें डालता रहता हूँ रिलेटेड टू नर्सिंग, और अच्छा खासा वहाँ पे भी थोड़ा बहुत कंटेंट तो है ही, आप जाके देख सकते हैं, पसंद आएगा आपको वो भी। और थैंक यू सो मच।